Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on MBibe. So, this is lecture number 5 for class 9. हम आज के इस क्लास में सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें। तो अभी तक में हम बहुत कुछ सीख चुके कि ग्रेविटेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद हम सीखे थे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फिर हमने देखा कैपिटल जी क्या है, फिर हमने उसके बाद में ये भी देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या है और कैपिटल जी उन सबसे कैसे रिलेटेड है। और उसके बाद हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीखे हैं लास्ट क्लास में। आज के इस क्लास में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इसीलिए आपको ये टॉपिक पूरा डिटेल में आना चाहिए। आज का ये सेशन है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल जी, इस स्मॉल जी के वेरिएशन के बारे में बताऊंगा कि आप कहां जाओगे तो कैसे जी की वैल्यू वेरी करेगी। स्मॉल जी, नॉट कैपिटल जी। प्लीज मेक श्योर कि आप स्मॉल जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो वो कैसे टाइप का होता है, उसमें क्या क्या होता है। ऑलरेडी हम इसके बारे में एक चीज पढ़ चुके हैं, याद करिए, फ्री फॉल है कि नहीं। ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना, दैट इज अ फ्री फॉल, बिकॉज ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली। और उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को और भी अलग तरीके से आज के इस क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये क्लास विद माय इंट्रोडक्शन। मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स एक्सपर्ट। इट्स बीन मोर देन 7 years आई एम टीचिंग फिजिक्स एंड नाउ माय जॉब हियर इज टू मेक फिजिक्स इजी फॉर यू एंड मेक यू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम पहले बात करेंगे वेरिएशन इन स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अंडर ओनली एंड ओनली ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी के अंडर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है, जैसे कि आप ऊपर फेंको नीचे आता है, ये कैसे हुआ, उसमें क्या क्या इक्वेशंस वैलिड है। उसके अलावा फिर हम देखेंगे फ्री फॉल में कौन से इक्वेशंस वैलिड है। फिर हम यहाँ पे इन सारी चीजों को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग। अभी हमें, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, बिकॉज वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ, वी लिव ऑन द अर्थ, तो अर्थ का शेप कैसा है ये हमें पता जरूर होना चाहिए। बहुत समय से अर्थ के शेप के ऊपर ना काफी डिबेट चली है, आज भी काफी सारी डिबेट चलती है। अर्थ के सरफेस पे हम रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये सब तो फ्लैट है। पहले भी लोगों को लगता था कि एकदम फ्लैट अर्थ है। फिर उसके बाद में कई सारे लोगों ने, कई सारे बड़े बड़े फिजिसिस्ट ने ये समझाया कि अर्थ एक्चुअली में एक स्फीयर है, बट वो इतना बड़ा है कि हम जहां तक देख पाते वो सीधा ही दिखता है ना। फिर भी आज पता नहीं क्यों इस चीज पे डिबेट करते हैं लोग कि अर्थ फ्लैट है। तो फ्लैट अर्थ की एक पूरी सोसाइटी है नासा के अंदर जो इस चीज के ऊपर सबको समझाती है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए काम करती है। बोलते हमने तो देखा नहीं कि अर्थ जो है स्फीयर है या फ्लैट है, इसलिए हम अर्थ को फ्लैट मानते हैं। ऐसा करके उन लोग डिबेट करते हैं, बट एनी विच वेज वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ ये क्लियर करना है कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं है। अर्थ का शेप स्फीयर भी स्पेसिफिकली नहीं है। काफी लोग ऐसा समझते कि अर्थ का जो शेप है ना वो अंडे के शेप जैसा है। हम अभी ऐसा नहीं याद रखे बेटा, वी आर साइंस स्टूडेंट, वी नीड टू रिमेंबर टर्म्स। हम उस चीजों को ऐसे याद रखें कि वो स्पेसिफिकली टेक्निकल टर्म्स हो, ऐसे लेमैन जैसे बात नहीं करेंगे। ओके, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनीवन जो साइंस नहीं जानता है कि ना। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि अर्थ का जो एक्चुअल शेप होता है ना वो होता है ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्या बोलते हैं उस शेप का नाम बेटा? अर्थ का शेप इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। ऑब्लेट का मतलब होता है इम्परफेक्ट। क्या है? इम्परफेक्ट। और स्फेरॉइड का मतलब स्फीयर। स्फीयर मतलब आपको पता है कि वो गोल है, लेकिन ये इम्परफेक्टली गोल है। हम ऐसा बोले कि यहां से चपटा है, यहां से थोड़ा मोटा है, सिर्फ उतना ही नहीं, उसके अलावा भी वो थोड़ा बहुत इम्परफेक्ट है। समझ में आ गया? तो शेप ऑफ एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड है। अर्थ इज नीदर फ्लैट नॉर स्फेरिकल नॉर इट इज परफेक्टली स्फीयर। ये एक्चुअली ऑब्लेट स्फेरॉइड है। इट इज इम्परफेक्ट स्फीयर, इसका मीनिंग होता है इम्परफेक्ट स्फीयर। समझ में आ गया? और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो स्मॉल जी की बात हमने करी, बिकॉज ये अर्थ का शेप एकदम परफेक्टली स्फीयर नहीं है,
इसी वजह से ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि अर्थ का शेप जो है ना बेटा वो एक्चुअली कितना इम्परफेक्ट है। अर्थ का शेप कुछ ऐसा है जहां पे इक्वेटर कौन सी साइड है बेटा, ये रही हमारी इक्वेटर की साइड, दिस इज इक्वेटोरियल साइड, ये है पोलर साइड। तो पोल के साइड से वो थोड़ा सा अंदर है, इक्वेटर से थोड़ा सा बाहर है। समझ में आ गया, यानी कि यहां से थोड़ा बल्ज्ड है और यहां से थोड़ा फ्लैट है। समझ में आ गया। लेकिन इसको और टेक्निकली हम एकदम डिटेल में समझेंगे। अभी हमें ये क्लियर हो चुका है कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ इज नीदर फ्लैट नॉट परफेक्ट स्फीयर। हम यहाँ पे बात करते हैं कि अर्थ का शेप ऐसा है जहां पे पोल पे वो इतना बड़ा नहीं है जितना वो इक्वेटर पे बड़ा है। समझ में आ गया। तो हमने उसके लिए पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन भी लिखा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इक्वेशन। मुझे बताइए, हम ये तो जान चुके ना कि कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये हम एक्चुअली एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। दिस फॉर्मूला इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है कि नहीं, लास्ट क्लास में किया था। बट क्योंकि हम ये क्लास में थोड़ा उसको रिवाइज करके बढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि स्मॉल जी का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन स्मॉल d स्क्वायर। कैपिटल G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू स्मॉल g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज मास ऑफ द प्लैनेट और लेट्स से हियर इट इज द मास ऑफ द अर्थ, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ और सेंटर ऑफ द प्लैनेट एंड डिस्टेंस एंड द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये दो ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस होता है, याद रहेगा बेटा। तो ये है स्मॉल g का फॉर्मूला, वेयर देयर इज अ कैपिटल G, देयर इज अ कैपिटल M एंड देयर इज अ स्मॉल d का स्क्वायर। कैपिटल G यूनिवर्सली कांस्टेंट है, इट इज नेवर गोइंग टू चेंज। ओके, वंस यू नो द प्लैनेट, इफ इट इज अर्थ तो कैपिटल M भी चेंज होने वाला नहीं है। बट d जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द प्लैनेट, दैट इज सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मेरे सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस। समझ में आ गया। तो इस पर्टिकुलर d को हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक रखें तो लेट्स टॉक अबाउट अर्थ, है ना। अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो यहां पे मास किसका हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा। ये d जो होगा, अगर हम सरफेस के ऊपर खड़े हैं then we are on the surface of the earth, so distance between center of the earth and surface of the earth is equal to the radius of the earth ना। समझे कि नहीं समझे। अगर हम सरफेस ऑफ द अर्थ पे ही खड़े हुए हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस ऑफ द अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वही तो d है, और वही d एक्चुअली रेडियस भी तो बोल सकते हैं ना। सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, वी रिप्लेस दिस d स्क्वायर विथ r स्क्वायर। समझ में आ गया। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मुझे बताओ कौन सी चीज क्या है। कैपिटल G सेम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me हम सिर्फ कैपिटल में लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। m इज मास ऑफ द अर्थ एंड r स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। कौन से रेडियस, अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। अभी हमने देखा था कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर, इक्वेटर पे थोड़ी ज्यादा है, पोल पे थोड़ी कम है। फिर इसमें तो रेडियस ऑफ द अर्थ आ गई ना, और रेडियस ऑफ द अर्थ अगर वेरी करेगी, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये कैपिटल आर को वेरी करने की वजह से स्मॉल g भी वेरी करते जाएगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड दिस। कम ऑन, आगे बढ़ते फिर इसी के साथ। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि अर्थ एक्चुअली परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ जो है कुछ ऐसा है। हमने ये सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन के लिए लिया है, थोड़ा शायद हमने प्रॉपर मेजरमेंट से इसको नहीं बनाया। ये इल्यूस्ट्रेशन के लिए कि ये अर्थ जो है इक्वेटर वाले रीजन से थोड़ा बल्ज्ड है और पोल वाले रीजन से थोड़ा फ्लैट है। समझ में आ गया। रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। ये कुछ 21 सेंटीमीटर से बाई 21 किलोमीटर, नॉट सेंटीमीटर ऑब्वियसली, सेंटीमीटर में होता तो फर्क ही क्या पड़ता। सो रेडियस ऑफ द अर्थ at equator is greater than radius of the earth at pole
बाय 21 किलोमीटर, यानी कि ये रेडियस जो है वो 21 किलोमीटर ज्यादा है। कितना किलोमीटर ज्यादा है? 21 किलोमीटर ज्यादा है इस पोलर रेडियस के कंपेयर में। समझ में आ गया? यानी कि एक्चुअली सर्कल यहां कंप्लीट हो जाता, लेकिन उसके कंपेयर में इतना एक्स्ट्रा आ गया। कितना एक्स्ट्रा आ गया? 21 किलोमीटर। तो मुझे बताओ कहां का रेडियस ज्यादा है? कहां रेडियस ज्यादा बेटा? प्लीज टेल मी अगेन। रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर, यहां ज्यादा है। रेडियस एट पोल, ये रहा ना पोल, पोल का जो रेडियस है वो कम है, तो पोल का रेडियस कम है, तो जी एट पोल क्या होगा? ज्यादा होगा ना, बिकॉज वी नो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। यहां पे मुझे बताओ रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर, तो यहां पे जी एट इक्वेटर इज लेसर। समझ में आ गया? जहां जी कम है वहां ऑब्वियसली रेडियस ज्यादा है, जहां जी ज्यादा है वहां ऑब्वियसली रेडियस कम है। सो रेडियस जहां कम यानी कि पोल पे रेडियस कम, तो पोल पे जी ज्यादा। इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा, तो इक्वेटर पे जी कम। समझ में आ गया कि नहीं? आई होप यू गॉट दिस। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेडियस दोनों जगह अलग है, इक्वेटर पे अलग है, पोल पे अलग है। एंड ड्यू टू दिस डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेडियस एट इक्वेटर एंड पोल वी हैव टू डिफरेंट, एक्चुअली वेरिएशन होते जाता है। हर जगह फिर रेडियस सेम नहीं होगा ना, इधर मैक्सिमम है इधर मिनिमम है, तो मैक्सिमम से मिनिमम जाते हुए रेडियस कम होते जाता है ना वापस। तो हम सिंपल सा ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो रेडियस है वो कौन सी रेडियस है? रेडियस एट पोल हो गई। तो रेडियस एट पोल एक्चुअली जो है वो मिनिमम है। कैसी है? मिनिमम है। तो क्योंकि रेडियस एट पोल मिनिमम है, तो हम बोल सकते हैं जी एट पोल मैक्सिमम होगा। कैसा होगा बेटा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेडियस कम से कम है, तो फिर जी एट पोल क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और ये कौन सा रेडियस है बेटा? ये है इक्वेटोरियल रेडियस, यानी कि रेडियस एट इक्वेटर। ये रेडियस एट इक्वेटर क्या है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो बिकॉज ये मैक्सिमम रेडियस है, तो हम यहां पे बोलेंगे कि जी की वैल्यू जो इक्वेटर पे होगी ना वो मिनिमम होगी। कैसी होगी? मिनिमम होगी। तो यहां जी कम है यानी कि मिनिमम है, और यहां जी मैक्सिमम है। तो हम अगर पोल से इक्वेटर तक जाए तो मैक्सिमम से मिनिमम जा रहे हैं, यानी कि जी की वैल्यू कम हो रही है। समझे कि नहीं? इट इज एज सिंपल एज दैट। इवन अगर हम उल्टा जाए, लेट्स से हम जा रहे इक्वेटर से पोल तक, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू कैसी है बेटा? मिनिमम है। तो मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ हम जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू बढ़ती है। सो एज वी गो from the equator to the pole, value of g increases. As we go from the pole to the equator, value of g decreases. आप याद रख लो इस तरह से, ऐसे जाओगे बढ़ेगी, ऐसे जाओगे कम होगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो इक्वेटर से पोल जाओ बढ़ेगी, पोल से इक्वेटर आओ कम हो जाएगी। सिंपल है। अच्छा, अब मैं बच्चों को जब ये पूछता हूं कि बेटा बताओ कि हम ये इक्वेटर यहां है, ये भी तो पोल ही है, तो यहां पे अगर हम यहां से यहां जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी? यस, ये पोल था तो ये भी तो पोल है, जी की वैल्यू बढ़ेगी ना। जब भी आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज रेडियस इज गोइंग टू डिक्रीज व्हेन यू गो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। समझ में आ गया कि नहीं? इज इट इजी? यस। सो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जी की वैल्यू पोलर रीजन में अलग है और इक्वेटोरियल रीजन में अलग है। इक्वेटर के आसपास में जी की वैल्यू हल्की सी कम है, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, हल्की सी बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से जी की वैल्यू सरफेस ऑफ द अर्थ पे ही अलग अलग हो सकती है। अभी एक और वेरिएशन हम पढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर वेरिएशन के लिए हमें सिंपल सी बात एक समझनी है। ठीक है, हमने जो स्मॉल जी का फॉर्मूला देखा था, वो स्मॉल जी के फॉर्मूला में था कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। सबसे पहला फॉर्मूला डी स्क्वायर। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इज what? Yes, it is universal gravitational constant. Capital M is mass of the planet and D is the distance between center of the planet and the center of the object. समझा? तो अगर मैं ये D को बढ़ाते जाऊं, अगर मैं सरफेस पे हूं तो D कितना है? इफ आई एम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से लेके सरफेस ऑफ द अर्थ, तो डिस्टेंस D इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। As we go above the surface of the earth, sufficiently higher rise करेंगे। ऐसा नहीं कि बस हमने 5 मीटर ऊपर ले लिया, 5 मीटर 1 किलोमीटर से कुछ नहीं होता। समझ में? हम सफिशिएंट इसको ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ इटसेल्फ इज वेरी 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 लार्ज वैल्यू।
है ना, तो उसके सामने आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट पे उठाना पड़ेगा। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सफिशिएंट हाइट पे उठा दोगे तो हम मान लेंगे कि इसकी हाइट जो है वो रेडियस से कंपेरेबल है, तो रेडियस में उसकी हाइट को ऐड करके कुछ वैल्यू बनेगा, कुछ सफिशिएंट वैल्यू बनेगा। तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि एज वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट एट हाइट, है ना, या तो हम जितना ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ द अर्थ से दूर लेके जाते हैं उतना h बढ़ता है, और ये डिस्टेंस जो है पहले सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल था क्योंकि जब हम सरफेस पे थे। अभी ये जो डिस्टेंस हो गया वो रेडियस ऑफ द अर्थ तो है ही, लेकिन उसके साथ ही हाइट भी तो है क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस हो गया ना। ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का सेंटर, अर्थ का सेंटर, तो ये डिस्टेंस इज कैपिटल R प्लस h। समझ में आ गया कि नहीं? तो नाउ पहले d था इक्वल टू R, अभी d है R प्लस h। सिंपल है। तो जब d R प्लस h हो जाता है, when d is equal to R प्लस h, जितना आप अभी ऊपर चढ़ोगे उतना ही h की वैल्यू बढ़ेगी, उतना ही d की वैल्यू बढ़ेगी। जितना d की वैल्यू बढ़ेगी आपको पता है g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर। जितना d की वैल्यू बढ़ेगी उतना g की वैल्यू कम होगी। इस सिंपल समझ में आता है कि जितना हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर 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 जाएंगे उतना हाइट बढ़ेगा। दैट सिंपली मींस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना g कम होते जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? सो इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से, एज वी मूव अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ value of acceleration due to gravity decreases, value of acceleration due to gravity decreases। अब हमारे पास एम्बाई पे पढ़ने का फायदा ये है कि हम हर एक चीज को ना विजुअलाइज कर सकते हैं यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स की मदद से। देखो यहाँ पे मैं जैसे ही ये बॉल को ऊपर लूंगा ना, ये स्मॉल g का जो साइज है ना वो देखना बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर ये साइज कम होगा तो हम समझेंगे कि वैल्यू ऑफ g कम हो रही है, अगर ये साइज बढ़ेगा तो हम समझेंगे कि वैल्यू ऑफ g बढ़ रही है। ठीक है, चलिए लेट्स टेक दिस बॉल अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ये हाँ जी पहले इतना छोटा नहीं था, देखो जी कितना बड़ा है कि नहीं? जी बड़ा। अभी इस पर्टिकुलर साइज में हम जैसे ही बॉल को ऊपर लेते गए जी की वैल्यू देखो छोटी 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 होती गई। दैट सिंपली मींस एज वी ब्रिंग ऑब्जेक्ट अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ से दूर लेके जाएंगे उतना जी का वैल्यू क्या होते जाएगा? इट विल कीप ऑन, यस इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। समझ में आ गया कि नहीं? आप भी खुद ये सारी चीजें ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हो इन सारे के सारे 3D मॉडल्स के साथ में, अगर आप हमारे एमबाइब ऐप के ऊपर ये सब सीखते हो, है कि नहीं? अभी डाउनलोड करो ना, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी पिन की हुई है। जल्दी डाउनलोड करो, आपको ये सब तो मिल ही जाएगा, जहां से मैं सिखा रहा हूँ ये सारे सेशन तो आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा भी वहां पे एक बिग बुक है। बिग बुक इज द बुक जो सारे के सारे बुक्स का कॉम्बिनेशन है, और हमने उस पर बहुत एफर्ट्स लगा के आपके मार्केट में जितनी भी बुक्स है ना उन सभी बुक्स से एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट्स हमने लिए हैं और उसको आपके लिए तैयार किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। देयर इज नो चार्ज, है ना, आपको कुछ पे करना नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री ऑन एमबाइब ऐप। समझ में आ गया? तो अभी जाके देखो ना, क्यों वेट कर रहे हो? चलो आगे बढ़ते तब तक मैं, ठीक है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जितना हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर जाते हैं उतना वैल्यू ऑफ जी कम होते जाता है, ठीक है। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि पोल पे जी ज्यादा होता है, इक्वेटर पे जी कम होता है, इक्वेटर से पोल जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती है, पोल से इक्वेटर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। दिस इज हाउ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज। समझ में आ गया? अभी हम ये पढ़ते हैं, ये जब हमने फ्री फॉल पढ़ना चालू किया उसी के अंदर हमें पता चला कि अरे ये फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है ना, जब ऑब्जेक्ट ऐसे फॉल करता है तो वो कौन से एक्सेलरेशन से फॉल करता है? इट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तभी हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सीखना चालू कर दिए। अभी हम फ्री फॉल पढ़ रहे थे तभी हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का अंदाजा आया, और उसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अभी हम फ्री फॉल की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में क्या होता है हमें सिर्फ उसको जानना है। देखिए, आप सभी को पता है, आपने ऑलरेडी इसके पहले के स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुका है कि हमारे पास में दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जहां पे ओवर इंटरवल ऑफ टाइम स्पीड बदले ही ना, जितनी स्पीड है उतनी ही रहे। समझ में आ गया? अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं तो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहो, तो आई एम डूइंग यूनिफॉर्म मोशन। बट इफ माई स्पीड इज इंक्रीजिंग in some special manner obviously, तो मैं उसे कहूंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ खास इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस को हम बुलाते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी कि उसको एक्सेलरेशन दे चुके हैं, समझ में आया? तो हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन बहुत ज्यादा जनरल हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, समझता है कि ये यूनिफॉर्मिटी किस में नहीं है? यूनिफॉर्मिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज होने में नहीं है, ये हमें समझता है, लेकिन ये बहुत जनरल हो गया। हम उसको और स्पेसिफिकली बताए तो हम ऐसा लिखेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। फिक्स्ड रहना यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो जिस भी टाइप के मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, इन व्हाटएवर द मोशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगी तो आप जो मोशन करा रहे हो उस पर्टिकुलर मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इन जनरल टर्म्स हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम इसे याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन आई से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, जब भी आप कहीं पे भी ऐसा देख जाओ कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो बदल ही नहीं रही है, तो उस केस में आप ये तीन इक्वेशन लगा सकते हो। कौन सी इक्वेशन है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है? v इज फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन है। t क्या है? टाइम है। समझ में आ गया? अब u क्यू इनिशियल और v क्यू फाइनल, मुझे बताओ ABCD में कौन पहले आता है? u पहले आता है, फिर v आता है। ऐसा मत बोलेगा कि a पहले आता है। u और v में से कौन पहले आता है? u पहले आता है, फिर v आता है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी पहले आती है कि फाइनल वेलोसिटी पहले आती है? इनिशियल पहले आती है, इसीलिए इनिशियल को u से दिया गया और फाइनल को v से दिया गया। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? चलो, नाउ लेट्स गो अहेड। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज अगेन डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट अ डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है ना तो डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो सेम ही हो जाता है, बट हम याद रखेंगे कि s इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, हाफ इज हाफ, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। फिर ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल है ना? आपको ये तीन इक्वेशंस याद रखनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को यूज करेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ने के लिए, इन्हीं को यूज करेंगे हम फ्री फॉल को भी पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइए, हमने अभी क्या देखा कि ये पर्टिकुलर इक्वेशंस कब लग सकती है? जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट, अच्छा, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो लगती है वो g की वैल्यू होती है, और g की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली हम 9.8 बोल भी दे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हमेशा सेम रहती है, यानी कि वो कांस्टेंट रहती है। तो यानी कि हो गया ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, यानी कि ग्रेविटी, जिस ग्रेविटी के अंडर जो मोशन हो रहा है ना g के अंडर, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू g की वैल्यू है, उस पर्टिकुलर केस में हम एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? समझा कि नहीं? आई होप यू गॉट दिस। तो हम याद रखेंगे कि जब भी हम बात करें इनमें से कोई भी प्रकार के मोशन की, आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको, नीचे ड्रॉप हो रहा है, नीचे फेंको, कुछ भी करो, कोई भी टाइप का मोशन अंडर ग्रेविटी हो, आप ऊपर फेंक के नीचे आने दो, आप नीचे ही थ्रो कर दो, कुछ भी करो, इन एवरी सिचुएशन यू आर एबल टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस। यही जो हमने इक्वेशंस यहाँ पे देख रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन आप आराम से लगा सकते हो। बस इसमें आपको एक हल्का सा चेंज करना है बेस्ड ऑन सिचुएशन, बाकी आप वो समझ जाओ तो वो चेंज की आपको ऐसे इक्वेशन बनाने में जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि हम एक ही जगह जी लिख लेंगे। समझ गया? अभी मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं छोड़ू, बाय डिफॉल्ट किधर जाएगा? कहां जाएगा? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और बाय डिफॉल्ट नीचे जाने वाला है, तो बाय डिफॉल्ट जो नीचे जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। ये एक तरीका हो गया। समझ में आ गया? दिस इज वन वे। ये एक तरीका हुआ कि जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसको
हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन मानेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू यानी कि जी की वैल्यू पॉजिटिव मान लेंगे, तो इसको हम कैसा मानेंगे, पॉजिटिव। और जब भी वो ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, इसीलिए हम एक्सेलरेशन को या फिर जी को हम नेगेटिव मान ले। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप नेगेटिव ले लो इफ इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड, यानी कि आप ऊपर जा रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली ऊपर होगी ना, तभी आप नेगेटिव ले लो, वही तो बोल रहा है ना। एंड पॉजिटिव इफ इनिशियल वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, तो कौन पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, यानी कि जब आप नीचे जा रहे हो तो आप जी की वैल्यू को पॉजिटिव ले लो। ये एक तरीका है, आप ऐसा ही करो, आपके लिए आसान होगा। दूसरा तरीका है कि आप स्टैंडर्ड रखो, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, फिर उसके हिसाब से आप सारी वैल्यूज को ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव करो, फिर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन लो, फिर हाइट का भी डायरेक्शन लो, डिस्प्लेसमेंट का, मतलब हाइट और डिस्प्लेसमेंट अभी के लिए सेम ही हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल मोशन है, दोनों का डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, फिर डिस्प्लेसमेंट का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, फिर आपको एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव के हिसाब से। तो उससे सिंपल तरीका ये है कि आप हमेशा ऐसा कंसीडर कर लो कि जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो जी जो होता है ना एक्सेलरेशन, उसके आगे पॉजिटिव होगा, अगर ऊपर जाता है तो यहां नेगेटिव कर दो, है ना। जब नीचे उतरता है तो बीच में पॉजिटिव, ऊपर चढ़ता है तो नेगेटिव, जब नीचे उतरता है तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे उतरता है मतलब नीचे उतरता है तो पॉजिटिव, और ऊपर चढ़ता है तो नेगेटिव। समझ में आ गया? बाकी कुछ हमने अलग किया ही नहीं है, हम अभी भी उसी इक्वेशन को पढ़ रहे, बस एक ही जगह जी लिख लिया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अरे एक ही जगह जी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक ही जगह जी है, बस कुछ नहीं है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अरे एक ही जगह जी है। समझ में आ गया? देयर इज नो डिफरेंस, याद रहेगा। बस इतना ही समझना है कि अगर आप ऊपर जा रहे हो तो ये माइनस साइन आएगी, अगर आप नीचे उतर रहे हो तो ये प्लस साइन आएगी। समझ में आ गया? बिकॉज नीचे जाना इज अलोंग द ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाना, ऊपर जाना इज अपोजिट टू द ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाना, इसीलिए हम ऐसा लेते हैं। सिंपल है ना? तो हम इस तरह से इसको याद रखेंगे। कभी भी मोशन अंडर ग्रेविटी के कोई भी क्वेश्चन आए, बस एक ही जगह आपको लिख लेना है जी, और इक्वेशंस वही सेम ही रहेगी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मोशन सिंपली मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्चुअली 9.8 एंड विच इज कांस्टेंट ओनली, है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, इसीलिए हम डायरेक्टली एक ही जगह जी 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 लिख लेते, खत्म हो गया, सिंपल हो गया। समझ में आ गया? ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। चलो, लेकिन अभी हम फ्री फॉल को पढ़ेंगे। फ्री फॉल को पढ़े उसके पहले एक वो इक्वेशंस जरा पढ़ लेते ना। v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी, तो एक ही जगह g t, तो ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए पहला इक्वेशन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं जी टी स्क्वायर। फिर दूसरा है तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एक ही जगह g तो gs हो गया, है कि नहीं। अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल यानी कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देना, ड्रॉप करोगे तो आप धक्का मारेगा, नहीं छोड़ रहे हो, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, आप यहां देख सकते हो कि जैसे ही उसको आप ड्रॉप करोगे ना, अपने आप वो नीचे गिरना शुरू होगा, लेकिन आपने ड्रॉप करते वक्त तो उसकी स्पीड क्या दी, जीरो दी, इसीलिए हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, जीरो ले लेंगे। इफ वी टेक इनिशियल वेलोसिटी एज जीरो, तो u जीरो बचेगा, v इज इक्वल टू जी टी, क्या बचा, v इज इक्वल टू जी टी। u जीरो तो ये पूरा जीरो, u इंटू टी मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए वो जीरो, प्लस के बाद क्या एज इट इज रहेगा, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। फिर उसके बाद v स्क्वायर, अच्छा u जीरो तो ये हट गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2gs। समझ में आ गया? तो ये एक इक्वेशन v इज इक्वल टू जी टी, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। क्या यही इक्वेशंस है कि नहीं? चलो देखते हैं। तो जब भी फ्री फॉल होता है उस केस में एक ही वैल्यू तो g होती है, वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली इक्वेशंस में एक ही वैल्यू g रख दो और u की वैल्यू 0 रख दो। जब भी आप ऐसा कर देते हो उस केस में अपने आप आपके आंसर जो अभी मैंने लिखे थे, v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, वही हो जाते हैं। समझ में आ गया? और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ये भी देखेंगे कि इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़ा बहुत कैसे याद कर सकते हैं, इसलिए उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराना शुरू करते हैं। क्या करना है, फ्री फॉल कराना शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्री फॉल?
free fall is when acceleration is equal to g and initial velocity u is equal to 0. जब ये दोनों सिचुएशन हो उस केस में आप बोल सकते हो फ्री फॉल है. तो आपकी इक्वेशन कौन सी है मुझे बताइए एवरीवन, प्लीज टेल मी. v इज इक्वल टू जी टी, दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन. फिर दिस दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. फिर तीसरी इक्वेशन है, कम ऑन प्लीज टेल मी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. ये तीनों इक्वेशन आपकी फ्री फॉल की इक्वेशंस है. क्लियर है? ओके. ये इक्वेशंस हम कब बना पाए? जब हमें यह पता चला कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, और मोशन अंडर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g विच इज 9.8 वो भी हमेशा वही रहने वाला है. यानी कि g की वैल्यू जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो भी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है. क्या एक्सेलरेशन बदल रहा है? फिर नहीं ना. तो इसको ड्रॉप करो बास्केटबॉल को यहां से, तो 0 सेकेंड पे भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8. 1 सेकेंड के बाद भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8. 2 सेकेंड के बाद भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8. 3 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन कितना होगा? 9.8 ओनली. हर बार आप चेक करो, एक्सेलरेशन इज नॉट एट ऑल गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. समझ गया? अब भी हमें दूसरी चीज निकालनी है, वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू जी टी मेरे हिसाब से इजी इक्वेशन है. तो v इज इक्वल टू जी टी है कि नहीं? g की वैल्यू कितनी है? 9.8. तो आप यहां पे करोगे, अगर आपको v निकालना है तो g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0. तो 0. तो वेलोसिटी इनिशियल 0, इसलिए तो मैंने लिखा था कि u इज इक्वल टू 0. हम यही पहले ही लिख चुके u इज इक्वल टू 0, है ना. फिर 1 सेकेंड के बाद आ जाइए, तो v इक्वल टू 9.8 इंटू 1 इक्वल टू वॉट? 9.8 ओनली ना. फिर 2 सेकेंड बाद आ जाइए, v इज इक्वल टू 9.8 इंटू 2. तो 9.8 इंटू 2 करोगे तो आपका कुछ 18.6 समथिंग आ जाएगा. एनी विच वेज वो तो कैलकुलेशन पार्ट है, बट 9.8 इंटू 2 विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉल एट 2 सेकेंड. सिमिलरली एट 3 सेकेंड you'll get velocity which is equal to 9.8 into 3, and at 4 सेकेंड you'll get velocity which is equal to 9.8 into 4. इससे जो भी तुम्हारे आंसर आएंगे वही आपकी वेलोसिटी होगी 2 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे. सिमिलरली अगर आपको कोई पूछ ले कि बताइए, काम करिए, आप यहाँ पे ना डिस्टेंस बता दीजिए या तो डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल कर रहा है वो बता दीजिए. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला देखो ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है? हाफ जी टी स्क्वायर. हाफ पता है, g की वैल्यू 9.8 पता है, t की वैल्यू 0 सेकेंड पे 0, 1 सेकेंड पे 1, 2 सेकेंड पे 2, 3 सेकेंड पे 3. तो हम अगर 0 सेकेंड पे बात करें तो 0 सेकेंड पे तो जस्ट उसको ड्रॉप कर रहे हैं. क्या उसने मोशन शुरू किया? नहीं. तो डिस्प्लेसमेंट करेगा क्या? नहीं. इसीलिए हम यहाँ पे s इज इक्वल टू हाफ g इंटू 0 स्क्वायर लिखे तो 0 ही हो गया ना. तो इसीलिए 0 सेकेंड पे इट इज 0, बट आफ्टर 1 सेकेंड यानी कि विद इन 1 सेकेंड वो कितना ट्रैवल कर लेगा? s इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? कम ऑन प्लीज टेल मी. हाफ इंटू g की वैल्यू 9.8, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. s इज इक्वल टू कितना? हाफ का हाफ, g की वैल्यू कितनी है? 9.8 इंटू व्हाट? इंटू 1 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर. तो 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है. तो 9.8 इंटू 1 इज 1, डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.9. 1 सेकेंड में उसने 4.9 ट्रैवल किया. समझ में आ गया? इसी तरह आप 2 सेकेंड सब्स्टिट्यूट करो, हाफ इंटू 9.8 इंटू 2 स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा फिर आगे का वैल्यू. फिर इसी तरह से आपको 3 सेकेंड पे करना है, 3 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर. फिर 4 सेकेंड पे करना है तो हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 का स्क्वायर. सिंपल है. आपको ऐसे पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं. आपको सिर्फ ये इक्वेशंस को याद रखना है. v इज इक्वल टू जी टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs और s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट निकालना है डायरेक्टली इस इक्वेशन में. टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एज यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ g. अगर वेलोसिटी किसी भी मोमेंट पे चाहिए, टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बिकॉज यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ g. समझ में आ गया? इज एज सिंपल एज दैट. आप कुछ भी कितनी भी सेकंड बाद g की वैल्यू को यूज करके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हो. एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर थिंग, फ्री फॉल, इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग यू लर्न. देखो, ये बास्केटबॉल जब यहां से गिर रहा है तो 1 सेकेंड में 4.9 मीटर ट्रैवल कर रहा है. अगली 1 सेकेंड में 14.7, अगली 1 सेकेंड में 24.5, अगली 1 सेकेंड में 34.3 मीटर. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये हर बार 1 सेकेंड के इंटरवल में बड़ा बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता जा रहा है, यानी कि स्पीड अप कर रहा है. स्पीड अप कर रहा है यानी कि स्पीड बढ़ा रहा है. स्पीड बढ़ा रहा है यानी कि एक्सेलरेशन होगा, और वही तो एक्सेलरेशन है 9.8 का.
उल्टा तरीके से करोगे तो भी आंसर आपका एक्सेलरेशन तक जाएगा और एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी 9.8। हमने उसके अपोजिट वे में किया, हमने एक्सेलरेशन लिया, वेलोसिटी निकाली, डिस्प्लेसमेंट निकाला। आप ऐसा भी करो, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे दिया है मैंने, आप उससे वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी का चेंज निकाल के एक्सेलरेशन निकाल लो, आपका आंसर 9.8 आएगा। समझ में आ गया? ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 3 सेकंड बताओ कि कितना स्पीड है, 4 सेकंड बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। समझ में आ गया? सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आंसर करने की तैयारी होनी चाहिए। अभी अगर आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम अप्लाई करें कैनन बॉल के लिए, आपको मैंने ये पर्टिकुलर फ्री फॉल पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ से चालू किया था? ये सब चालू हुआ था हमने कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट से। गैलीलियो ने कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट किया था, उसने ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा से उसने एक बॉल को ड्रॉप किया था। एक्चुअली एक नहीं, 2 चीज़ों को साथ में ड्रॉप किया था। उसने देखा दोनों तो एक ही साथ में गिर रहे हैं, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिस्पेक्टिव ऑफ द मास दोनों के लिए सेम है। क्यों सेम है हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। ये हैवी है फर्क नहीं पड़ता, ये हल्का है फर्क नहीं पड़ता, दोनों साथ में गिरेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों के ऊपर ग्रेविटी का खिंचाव सेम है। समझा कि नहीं? तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चलिए ये कुछ चीजें फाइंड करता है। अ टोटल टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, ये पहली चीज हो गई। दूसरी है डिस्टेंस कवर्ड, तो ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी हो गई वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड, तो ये तीसरी चीज हो गई। अच्छा ये देखो टोटल टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, वो बाद में देखते हैं क्योंकि वो 56 मीटर की हाइट का है, तो 56 मीटर की हाइट को लेंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी 56 मीटर, हाफ GT², तो जी की वैल्यू पता है, टाइम की वैल्यू मिल जाएगी एनी विच वे। चलो हम करेंगे सॉल्व एनी विच वे। डिस्टेंस कवर्ड एंड वेलोसिटी इन 1 सेकंड, डिस्टेंस और वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद कैसे निकालनी है तो आपको बता चुका हूं। फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने के जस्ट पहले कितनी वेलोसिटी है। तो हमें इन 3 चीज, ये 4 चीजों का सवाल का जवाब देना है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। फर्स्ट इज टोटल टाइम, सेकंड इज डिस्टेंस at 1 second, and third is velocity at 1 second, and fourth is final velocity before hitting the ground। चलिए एक एक करके सारे जवाब देते हैं, इससे आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा फ्री फॉल के क्वेश्चंस का। इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। सबसे पहले आपको क्या पूछा है, यू आर बीइंग आस्क्ड कि बताइए टाइम कितना कैलकुलेट, टाइम कितना लगेगा, तो आपको मुझे बताना है लीनिंग टावर ऑफ पिसा का हाइट कितना है, 56 मीटर है। 56 मीटर है यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा जब बॉल ऊपर से नीचे गिरा, 56 मीटर ही करेगा ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 56 होगी। तो आप S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT² यूज करो, लेकिन क्योंकि आपको पता है ये फ्री फॉल है तो u की वैल्यू 0 होगी, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ GT²। आप डायरेक्टली यही यूज कर सकते थे, बट हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा बताया ताकि आप समझ पाओ, ठीक है, कि फ्री फॉल की इक्वेशन नहीं याद हो, सीधी वो काइनेमेटिकल इक्वेशन याद हो तो भी आप कर सकते हो। अच्छा हाफ की वैल्यू हाफ, जी की वैल्यू 9.8, टी की वैल्यू पता नहीं, टी की वैल्यू निकालनी है, हमें पूछा है टोटल टाइम, लेकिन एस की वैल्यू तो पता है ना 56, एस इज 56, हाफ इज हाफ, जी इज 9.8, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी, इट इज एज सिंपल एज दैट। चलो देख लो, आप यहाँ पे देख सकते हो u इज 0, S is 56, G is 9.8, तो आप इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर अपने आप ये टाइम की इक्वेशन में, ये इक्वेशन में जो टाइम बचेगा उससे आंसर आ जाएगा 3.4 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा बेटा, 3.4 सेकेंड्स। सिमिलरली आपको पूछा डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर 1 सेकेंड एंड ऑल्सो विद, और दूसरा उसके बाद ये भी पूछा वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। पहले डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं, तो मुझे बताइए डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला यही है हाफ GT², लेकिन ये नहीं आता ना, तो ये इक्वेशन तो हमें पता ही है, इसमें क्योंकि हमें पता है फ्री फॉल है तो u इज इक्वल टू 0 होता है, ये 0 हो गया तो अभी बन गया ना s इज इक्वल टू हाफ GT²। बताइए 1 सेकेंड यानी कि टाइम की वैल्यू कितनी है 1, g की वैल्यू कितनी है 9.8, और यहाँ पे हाफ की वैल्यू हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, अरे यार 1 का स्क्वायर इज 1, और ये हाफ इंटू 9.8 गिव्स यू 4 पॉइंट समथिंग, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका आंसर आ चुका 4.9, सिंपल ना, ऑलरेडी इसके पहले हम ये बात कर चुके थे। अभी हमें तीसरी चीज फाइंड करनी है। तीसरी चीज क्या है बेटा, थर्ड थिंग इज वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। वेलोसिटी के लिए v इज इक्वल टू u प्लस 80 लेते हैं, a की जगह g रखते हैं, और यस u की वैल्यू 0 बिकॉज इट इज अ फ्री फॉल। तो आप यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से v इज इक्वल टू gt को यूज कर सकते हो, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू 1, तो 9.8 इज द आंसर, यानी कि एग्जैक्ट 1 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी 9.8 हो जाती है, ठीक है। एनी विच वेज कैलकुलेशन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि कब फाइनल कब होती है, फाइनल तब होती है जब वो ग्राउंड को जस्ट टच करने वाला है। कितने सेकंड्स बाद ग्राउंड को टच कर रहा है वो हमने देखा यहाँ पे, कितने सेकंड्स बाद ग्राउंड को टच कर रहा है, इट इज दी 3.4 सेकंड। तो हम क्या करेंगे 3.4 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी निकाले तो v इज इक्वल टू
बोलो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक ही जगह g लिखा, अरे u भी लिखने की जरूरत क्या है, फ्री फॉल है तो v इज इक्वल टू जी टी लिखो, t की जगह 3.4 रख दो और यहाँ पे g की जगह सिर्फ 9.8 रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v, v इज 9.8 इंटू 3.4, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। चलो देखो, आप सोल्यूशन देखो, है कि नहीं। इन्होंने अलग तरीके से भी किया है, आप ऐसे करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, अरे u तो जीरो ही है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, क्या आपको s पता है, यस s इज 56 मीटर, है ना, g पता है, यस g इज 9.8, 2 पता है, यस 2 इज 2, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 56 मीटर, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज 2 इंटू 9.8। मैं इसको थोड़ा सा इसको वापस आपके क्लियरिटी के लिए इसको लिख लेता हूं, कितना है बेटा ये वापस बताइए। चलो 2 की जगह 2, g की जगह 9.8 इंटू एस कितना है 56 मीटर्स है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको v स्क्वायर आएगा, आपको v इज इक्वल टू अंडर रूट में इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो वैल्यू रखना पड़ेगा और फिर अंडर रूट लेना पड़ेगा। सो ये थोड़ा टीडियस टास्क है, इसीलिए मैंने आपको एक दूसरा तरीका ये बताया था, v इज इक्वल टू जी टी कर दो और टाइम की वैल्यू, टोटल जर्नी ऑफ टाइम कितना है 3.4 सेकेंड, तो टाइम की जगह पे 3.4 रख दो और यहाँ g की जगह सिर्फ 9.8 रख दो। आप इतना सिंपल सा काम करके आंसर ला सकते हो। बट आपको पता है क्यों इस तरीके से बताया गया, इस तरीके से इसलिए बताया गया क्योंकि ये एरर फ्री तरीका हो सकता है आपके लिए। मैं बताता हूं क्यों। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने टाइम की वैल्यू वो रखी है जो आपने खुद अभी इसके पहले के आंसर में कैलकुलेट की। इफ दिस वैल्यू यू कैलकुलेटेड, इफ दिस वैल्यू विच यू कैलकुलेटेड अगर ये रॉन्ग है तो आपका यहाँ पे वैल्यू रॉन्ग हो गया, तो अपने आप ये v का आंसर भी गलत आएगा, क्योंकि आप उस रॉन्ग वैल्यू से 9.8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर गलत आएगा ना v का भी, समझा। और इस पर्टिकुलर मेथड में हम डिस्प्लेसमेंट को जो क्वेश्चन में दी है उस वैल्यू से रख रहे हैं, हम यहाँ पे हमारे किसी आंसर पे डिपेंड नहीं कर रहे। क्या 2 हमने इन्वेंट किया, नहीं। जी हमने इन्वेंट किया, नहीं। क्वेश्चन में दिया 9.8। एस हमने इन्वेंट किया क्या, नहीं। 56 मीटर दिया है, हमने सॉल्व करके नहीं लाया 56 मीटर हाइट ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, वो डायरेक्टली दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे वो डेटा यूज कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया, इसलिए हमारा आंसर का कैलकुलेशन बराबर है ना, तो इसमें कभी मिस्टेक नहीं होगी, समझा। तो आप ये चूज करो तरीका, ये चूज करो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। आप देखो ना आंसर कितना है, 33.1 है, 33, ये देखो 9.8 ऑलमोस्ट 10 है, और ये 3.4, 10 इंटू 3 कितना हो गया, यस। सो 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30 हो गया ना। उसके ऊपर इन दोनों का जो यहाँ पे 3.4 जितना जा रहा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 33 के आसपास आंसर जाएगा। अगर आपको और सिंपल करना है 33 को, 33 कैसे है वो समझना है, तो 3.4 को 34 समझ लो, है ना। 34 क्यों समझेंगे, क्योंकि 9.8 की जगह 10 ले लिया। अगर मैं 9.8 को 10 मान लूं तो 10 इंटू 3.4 कितना हो गया, 34 हो गया ना। बट क्यों 9.8 है, ये 10 नहीं है, तो 34 से भी थोड़ा सा कम होगा ना, कितना होगा, 33.1 हो जाएगा, समझा। तो काफी सारे तरीके हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उस पर्टिकुलर वे से कर सकते हो। इट इज वेरी इजी। आई होप कि आपको समझा कि हम फ्री फॉल के केस में हम यूज करते हैं v इज इक्वल टू जी टी, s is equal to half gt square, and come on, please tell me the last one. V square is equal to 2gs. Free fall is the motion of a body under only and only influence of gravity. सिर्फ वो नीचे गिरता है, इनिशियल स्पीड 0 होती है, एक्सेलरेशन इज ग्रेविटी ओनली। और हम कोई भी पर्टिकुलर टाइप का मोशन हो ना जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो, उसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, विच इज एस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस हमें रिप्लेस करना है a को g से। एंड इफ वी आर गोइंग अपवर्ड वी आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, इट विल बी नेगेटिव। इफ वी आर गोइंग डाउनवर्ड वी आर गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट विल बी पॉजिटिव। समझा कि नहीं। सो आई होप कि आप समझ पाए कि ये सारी चीजें कितनी जरूरी है। इसी चीजों को यूज करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समझा कि नहीं। हम कहाँ क्या फेंकेंगे, कब गिरेगा, सब कुछ ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इजी, समझा कि नहीं। अभी जब हम ये सब ग्रेविटी पढ़ते हैं तो हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं। हम ये एक ऑब्जेक्ट है, हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, क्या अर्थ हमें खींच रहा है कि नहीं, खींच रहा है, यस। और वही फोर्स है ना, जिससे अर्थ हमें खींच रहा है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम जब वेइंग पेन रखते हैं हमारे पैर के नीचे, तो एक्चुअली ये अर्थ है ना,
ये हम है, बीच में वेइंग पेन, अर्थ हमें खींच रहा है और हम वेइंग पेन को दबा रहे हैं, और वेइंग पेन उसी दबाव को मेजर करके देता है। तो वेइंग पेन मास मेजर करके दे रहा है कि वेट मेजर करके? अच्छा, मास और वेट एक्चुअली है क्या? मास क्या हर जगह पे अर्थ पे मेजर करेंगे तो अलग और मून पे मेजर करेंगे तो अलग आएगा कि सेम आएगा? इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हमें करना है अगले क्लास में। तो इसीलिए आप लोगों को इस पर्टिकुलर सेशन में जो भी आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज करके अगले क्लास में आइएगा, अपने सारे फ्रेंड्स तक इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर करेगा अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है, और जल्दी से जल्दी एमबाइब ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आगे के क्वेश्चंस जो है इसी पर्टिकुलर टॉपिक है, प्रैक्टिस करिए हमारे एमबाइब ऐप से। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर एमबाइब। कुछ भी एमबाइब का जो आप ये सारा हाई क्वालिटी सर्विस यूज करोगे उसका कुछ भी आपको पे नहीं करना है। कुछ भी मदद चाहिए, टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी, आपको हर एक चीज़ का गाइडेंस हमसे मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बने रहिए, अपने सारे फ्रेंड्स को भी यहाँ पे आने को कहिए, स्कूल में, ट्यूशन में, हर जगह अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए कि यहाँ पे हम उनको बेस्ट ऑफ द क्वालिटी का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.